नमस्कार, खबर दमदार में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। चलिए खबर दमदार की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर वाराणसी से, जहां पर ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार यानी कि 26 जुलाई शाम 5 बजे तक के लिए रोक लगा दी है और इस दौरान मस्जिद कमेटी को हाईकोर्ट जाने का मौका दिया गया है। ज्ञानव्यापी मस्जिद का प्रबंधन देखने वाली अंजुमन कमेटी ने काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण के लिए वाराणसी जिला अदालत के आदेशों के खिलाफ याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया। अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील हुजैफा अहमदी ने बेंच से कहा, शुक्रवार को सर्वे का आदेश दिया गया, हमें अपील का मौका नहीं मिला और सर्वे शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि आदेश में खुदाई लिखा है तो हमें अपील का मौका मिलना चाहिए। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने 26 जुलाई तक ASI के मस्जिद परिसर के सर्वे पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि 26 जुलाई तक हाई कोर्ट का आदेश लागू नहीं होगा। मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये बहस की गई कि नहीं, हमारी बहुत दिनों से मस्जिद चली आ रही है और उसका कैरेक्टर बदल जाएगा, जो कि हम लोगों ने ये भी बताया कोर्ट को कि ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है जिससे स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचेगा। पर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बात रखी, अंजुमन इंतजामिया ने, कि उनको कुछ समय चाहिए इस ऑर्डर को चुनौती देने का। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के ऑर्डर पे 2 दिन के लिए एक इंटरिम रोक लगाई है। ज्ञानव्यापी में ASI के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से अंतरिम रोक लगाए जाने के बाद में हिंदू पक्षकार ने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवाते हैं। आज एक एक चीज का नाप जोख हुआ है, मशीन बैठा है और मतलब वहाँ पे नक्शा बना है, ग्राफिक्स हुआ है, हो रहा था, तभी मतलब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया स्टे का। कहाँ गई थी खाने की बात करें? तहखाने में भी नहीं, अभी ऊपर हुआ है और जो बैरिकेडी के अंदर हुआ है, बैटिंग एरा और ऊपर दीवारों का हुआ, एक एक दीवारों को हुआ, एक एक खम्भे का हुआ, सब हुआ है। कितना देर आज चला है? अरे 7:30 से शुरू हुआ है, अब बंद हुआ है। क्या हुआ था? अभी वही दीवार का नाप हो रहा था, जमीन में मशीन लगा था, यही सब हुआ है। और अब आगे हम लोग आज शाम तक होने वाला था, 7 बजे तक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का स्टे आ गया, इसीलिए मतलब 2 दिन टल गया। बाहर हुआ है कि अंदर भी हुआ है? अंदर भी हुआ है, बाहर भी हुआ, ऊपर भी हुआ है। अंदर जहाँ उन लोग का मस्जिद है, वजू खाना, इस तरह पूरा हुआ है। सर्वे बहुत अच्छी तरह हो रहा था, पूरी जांच हो रही थी और सारा कैमरे लग चुके थे और बाकायदा फीतों से नाप हो रहा था, GPS लग गया था और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, 26 तारीख तक के लिए रोक लगा दी गई है। आगे बढ़ते हैं। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का भी सर्वे पर बड़ा बयान सामने आया है। ज्ञानव्यापी में आज हुई सर्वे और रोक पर फिरंगी महली ने क्या कुछ कहा, सुनिए। उम्मीद करते हैं कि ASI उसका पालन करेगा और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट जाने की बात मुस्लिम साइड को कही है, तो जाहिर सी बात है हाई कोर्ट जाया जाएगा और किसी भी किस्म की खुदाई से फ़िलहाल जो रोका गया है, ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि हाई कोर्ट में हम लोगों की बात सुनी जाएगी और क़ानून के मुताबिक जो फ़ैसला होगा, जाहिर सी बात है वो किया जाएगा। और इस मौके पर फिर मैं इस बात को रिपीट करना चाहता हूँ कि सबके इल्म में बात होनी चाहिए कि कोई भी मुसलमान किसी भी इबादतगाह को गिरा करके अपनी मस्जिद नहीं बना सकता। और चलिए रुक करते एक बड़ी खबर का, ज्ञानव्यापी सर्वे से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। कल हाई कोर्ट में हो सकती है सुनवाई, ज्ञानव्यापी से जुड़े एक मुकदमे में होनी है सुनवाई, तो उसी मुकदमे के साथ सर्वे पर भी सुनवाई संभव मानी जा रही है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल हाई कोर्ट में सुनवाई हो सकती है और ज्ञानव्यापी से जुड़े एक मुकदमे पर सुनवाई होनी है और उसी मुकदमे के साथ ये माना जा रहा है कि सर्वे पर भी सुनवाई संभव है। तो सर्वे पर फिलहाल रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद में अब माना जा रहा है कि हाई कोर्ट में कल जब इसी मामले की सुनवाई होगी तो फिर सर्वे को लेकर भी सुनवाई संभव है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ज्ञानव्यापी केस से जुड़ी हुई
हालांकि देखिए एएसआई सर्वे को पहले मंजूरी मिल गई थी, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगातार आपत्ति जाहिर की गई, उसके बाद अंतरिम रोक लगा दी गई और अब ये माना जा रहा है कि कल हाई कोर्ट में सुनवाई संभव है। और ज्यादा जानकारी के साथ में सर्वेश दुबे जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सर्वेश, क्या ये माना जाए कि कल जब हाई कोर्ट में सुनवाई होगी तो एएसआई सर्वे को लेकर भी सुनवाई संभव है? देखिए, निश्चित तौर पर कल इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज्ञान वापी से जुड़े एक पुराने मामले में सुनवाई है और ये माना जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष यानी कि मस्जिद की इंतजामिया कमेटी इस मामले में भी पुराने मामले के साथ रीजन पिटीशन दाखिल कर सुनवाई की मांग कर सकती है। दरअसल कल जस्टिस प्रकाश पाटिया की सिंगल बेंच में इस मामले की सुनवाई है। इसमें पूर्व में चले आ रहे एएसआई के सर्वे और इसके साथ साथ सिविल सूट दाखिल करने की व्यवस्था को चुनौती दी गई याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है और इस मामले में पहले 28 नवंबर 2022 को इस मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला रिजर्व किया था, लेकिन बाद में फिर से इस मामले में सुनवाई के लिए कोर्ट ने आदेश दिया था और इस मामले की दोबारा सुनवाई शुरू हो रही। इसी मामले में कल सुनवाई होनी है। मस्जिद इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ की ओर से ये याचिकाएं दाखिल की गई हैं और इसी के साथ माना जा रहा है कि अब जो वाराणसी के जिला जज हैं, जिनका 21 जुलाई को आदेश आया था एएसआई सर्वे का, जिसके तहत सर्वे हो रहा था और आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई है 26 जुलाई तक शाम 5 बजे तक, उस मामले में भी रिविजन पिटीशन दाखिल कर इस मामले में सुनवाई की मांग की जा सकती है। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया सर्वेश आपका। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी के दौरे पर पहुंचे और इस दौरान सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने काल भैरव मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की है। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। सावन में सीएम योगी ने भोलेनाथ का आशीर्वाद भी लिया है क्योंकि आज सावन का तीसरा सोमवार है। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, पूजा अर्चना करते हुए, शिव साधना करते हुए नजर आए हैं। काल भैरव मंदिर में पूजा के बाद में सीएम योगी ने मंदिर में परिक्रमा भी की और साथ ही आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंदिर पहुंचे थे, काल भैरव मंदिर भी पहुंचे और परिक्रमा भी की। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ परिक्रमा करते हुए और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं काल भैरव मंदिर में जब पहुंचे और विशेष पूजा अर्चना की। विपक्ष के कई बड़े नेता आज बीजेपी में शामिल हुए। पूर्व मंत्री साहब सिंह सैनी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। उनके अलावा कुछ और पूर्व विधायकों ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। 2022 विधानसभा चुनाव में खतौली सीट से आरएलडी उम्मीदवार राजपाल सैनी, एसपी की पूर्व विधायक सुषमा पटेल, पूर्व मंत्री जगदीश सोनकर सहित कई नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने इन्हें बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करवाई है। तो इसे एसपी आरएलडी में बीजेपी की सेंधमारी भी माना जा रहा है। आने वाले चुनावों के लिहाज से तैयारी अब और ज्यादा मजबूती के साथ होगी। जो अर्थव्यवस्था है उसको वो सुधर रही है और तीसरी शक्ति के रूप में माननीय मोदी जी देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उनकी सभी नीतियों से प्रभावित होकर उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के शासन को जो उन्होंने गुंडागर्दी का राज खत्म किया है, जो उन्होंने किसान को 24 घंटे बिजली देने का काम किया है, जो उन्होंने गांव में 24 घंटे बिजली देने का काम किया है, उन सब बातों से प्रभावित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। एक टाइम था मैंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से प्रेरणा लेते हुए और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों विचारधारा से प्रभावित होकर आज मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार की है। और रही बात समाजवादी छोड़ने की, तो समाजवादी छोड़ने का मेरा यही कारण है कि समाजवादी पार्टी एक अनुशासनहीन पार्टी बनकर रह गई है। उसमें ना ही महिलाओं का सम्मान है, ना ही पिछड़ों का सम्मान है और ना ही दलितों का सम्मान है। समाजवादी पार्टी केवल एक जाति विशेष की पार्टी बनकर रह गई। और अब खबर गोरखपुर से है। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार
फिर से जातीय गोलबंदी यहां पर शुरू हो गई है। निषाद वोट बैंक को लेकर आज गोरखपुर से भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद की अगुवाई में एक भव्य निषाद महाकुंभ का आयोजन किया गया। इस मौके पर एक बार फिर से निषादों के आरक्षण का मुद्दा उठाया गया। लोगों का उड़ा उमड़ा हुआ जन सैलाब ये बता रहा है कि इनका मांग पूरी होनी चाहिए। ये जो चाहते हैं, बहुत दिनों से इनका मांग अधूरा है। इनके समाज का जो अधूरा मांग है आरक्षण की, वो पूरा हो और उनको संवैधानिक तौर तरीके से उनको जो लागू कराया जाए। और ये समाज किसी के बेचने पर नहीं, किसी के बहकावे पर नहीं, किसी के कहने पर नहीं, ये अपनी मर्जी से साथ देता है, देते आया है। आज इसको लोग भरमा करके, गुमराह करके लूटने का काम जो लोग कर रहे हैं, लूटने का काम अब नहीं होगा। ये लूट का काम बंद होगा। निषाद समाज का असली नेता कौन है, इसको लेकर जंग छिड़ी हुई है। और उधर न्यूज 18 ने यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद से जब बातचीत की तो उनका निषाद समाज को लेकर क्या कहना था, सुनिए। कि कौन, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि हम नाम लेकर अपनी जुबान नहीं गंदा नहीं करना चाहता। लेकिन समाज सबको मालूम है कि आस्तीन के सांप कौन है, विभीषण कौन है और कौन से लोग समाज के प्रति जो है क्या कर रहे हैं। मैंने समाज के साथ जो काम किया था मैंने उससे किया है। समाज के लिए आरक्षण की किताब लिखी, आरक्षण के हकदार सबसे पहले लोग। मैंने समाज के लिए ढूंढ कर लिया पढ़ना कि जो है सेंसस 1961 है। समाज के लिए रोज, लेकिन मैं तो बधाई देता हूँ जय निषाद राज बोलने में। मैं बधाई दे रहा हूँ कि जय समाजवाद बोलने वाले किसी बहाने पर जय निषाद राज बोले। क्योंकि जब मोदी जी जय निषाद राज बोलते हैं, निषाद राज पार्टी के रूप में है, अगर निषाद राज पार्टी के रूप में मोदी जी ने पूरे देश के मछुआरों के नेतृत्व के लिए अगर 39 पार्टियों में निषाद पार्टी को एक जगह मिली तो पार्टी। और चलिए बात करेंगे गाजियाबाद की। गाजियाबाद में 1 करोड़ 25 लाख की अफीम जब्त की गई है। अफीम के साथ 2 तस्कर भी गिरफ्तार किए गए। झारखंड से अफीम लाकर करते थे सप्लाई, यूपी, दिल्ली समेत कई राज्यों में सप्लाई करते थे। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 1 करोड़ 25 लाख रुपए की अफीम जब्त की गई है। अफीम के साथ 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। और साथ ही फिलहाल पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत कई ऐसे राज्य जहां पर अफीम सप्लाई करते थे। और इस बीच यूपी एटीएस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। रोहिंग्याओं के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन चला है। कई जिलों से अब तक 74 रोहिंग्या गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें 55 पुरुष, 14 महिलाएं, 5 नाबालिग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सहारनपुर से 2, मेरठ से 4, हापुड़ से 16 गिरफ्तारियां हुई हैं। गाजियाबाद से 4, अलीगढ़ से 17, मथुरा से 31 गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है एटीएस की तरफ से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में रोहिंग्या के खिलाफ ये स्पेशल ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और मथुरा में एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध रूप से रह रहे 40 रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया गया। एटीएस ने मथुरा पुलिस के साथ में मिलकर थाना जैत क्षेत्र में गोपनीय तरीके से ये कार्रवाई की और करीब 8 घंटे तक ये कार्रवाई चलती रही। अलेपुर और कोटा गांव के बीच में बड़ी तादाद में मुसलमान झुग्गी बनाकर रह रहे थे और ये सभी अवैध रूप से बांग्लादेश से बॉर्डर क्रॉस करके भारत आए हैं। एटीएस ने गोपनीय जांच के बाद में मथुरा पुलिस की मदद से ये कार्रवाई की और रात करीब 2 बजे टीम ने 3 जगहों पर कार्रवाई करते हुए दस्तावेज चेक किए। इस दौरान मौके से 40 रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया। धर्मनगरी मथुरा में एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 40 रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार किया था। उसके बाद उनके दस्तावेजों की जांच पड़ताल की और जांच पड़ताल के बाद एटीएस ने अब 31 जो रोहिंग्या मुसलमान थे जो भारत में लंबे समय से गलत दस्तावेजों के आधार पर रह रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि एटीएस ने इलाका पुलिस के साथ थाना जैत क्षेत्र के ग्राम अल्लाहपुर और कोटा में इस छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया था और करीब 8 घंटे तक एटीएस ने इन दोनों गांवों में छापेमार कार्रवाई करते हुए इन रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार किया है। ऐसा नहीं है कि पहली बार रोहिंग्या मुसलमान धर्मनगरी से गिरफ्तार हुए, इससे पहले भी इलाका पुलिस
लगातार इन रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ अभियान चलाती रही और उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए इनको गिरफ्तार करती रही। फिलहाल 31 जो रोहिंग्या मुसलमान गिरफ्तार किए हैं, उसके बाद माना जा रहा है कि ATS अभी और भी कई जगह छापामार कार्रवाई कर सकती है। नितिन गौतम, न्यूज़ 18, मथुरा। और इसी बीच अलीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, ATS ने अलीगढ़ में 17 रोहिंग्या गिरफ्तार कर लिए हैं और भोजपुरा इलाके से गिरफ्तारी हुई है। 10 महिलाएं, 7 पुरुषों को अरेस्ट किया गया है। इसी कड़ी में स्पेशल ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जहां पर अलीगढ़ में भी भोजपुरा में बड़ी कार्रवाई ATS की तरफ से। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जिसमें 10 महिलाएं और 7 पुरुषों को अरेस्ट किया गया है। ATS और अलीगढ़ पुलिस द्वारा यहां पर संयुक्त टीम से सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद यहां पर 17 रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके खिलाफ विदेशी अधिनियम के तहत कठोर से कठोर कार्रवाई की जा रही है। यहां उनके लिए हेल्थ चेकअप के लिए आए हुए हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये 10 महिलाएं हैं और 7 पुरुष हैं जो यहाँ पर हेल्थ चेकअप के लिए जिला अस्पताल में आए हुए हैं। अलीगढ़ के जब वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि इन सभी के खिलाफ विदेशी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है और आने वाले समय में भी इस तरीके के सर्च ऑपरेशन लगातार जारी रहेंगे। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 रंजीत सिंह। और चलिए यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब खबर गाजीपुर से है। लोगों का बहला फुसलाकर धर्मांतरण कराने के आरोप में 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए लोग प्रार्थना सभा के जरिए लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए बरगलाते थे और बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपी लोगों को लालच देकर और बीमारी दूर करने के बहाने धर्म परिवर्तन करने के लिए बहकाते थे। मामला जमानिया थाना क्षेत्र के बड़ेसर गांव का है। 7 लोगों के विरुद्ध उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा उन्हें जेल भेजा गया। और अच्छी बात इसमें ये है कि जो इस मुकदमे का वादी है वो खुद एक पीड़ित था, जिसके द्वारा ये सारी चीज़ें अपने आप देखी गई और उसके द्वारा कुछ और सामाजिक लोगों को भी मौके पर बुलाया गया और फिर ये पुलिस के संज्ञान में आया था। और अब खबर कौशाम्बी से, यहां पर यमुना नदी में डॉल्फिन का शिकार करते हुए मछुआरों का वीडियो वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। रेंजर की तहरीर पर 5 शिकारियों पर केस दर्ज हुआ है। थाना पिपरी के नसीरपुर गांव का ही पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर डॉल्फिन का शिकार करते हुए मछुआरे नजर आए। ये वीडियो वायरल हो रहा है, हालांकि न्यूज़ 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है। और अब खबर नोएडा से है। नोएडा में हिंडन नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और हिंडन नदी का पानी गांव में प्रवेश कर चुका है। तिगरी, चोटपुर और बहलोलपुर गांव में सबसे ज्यादा प्रभाव देखा जा रहा है और प्रभावित गांव में जिला प्रशासन, NDRF, SDRF और पुलिस की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है और पानी बढ़ने से लोग सुरक्षित स्थानों की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि नोएडा में बाढ़ से 5000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। अगर हिंडन नदी की बात करें तो हिंडन में जलस्तर पिछले 2-3 दिनों से लगातार बढ़ रहा है और हमारे जो अधिकारीगण हैं, पुलिस के अधिकारीगण हैं, सब लोगों ने लगातार मुनादी वगैरह कराई भी उन क्षेत्रों में, ताकि लोग समय से सुरक्षित स्थलों पहुंच जाएं। और इसका परिणाम ये रहा कि हमारे जो बाढ़ राहत शिविर बने हुए हैं उनमें लगभग 200 लोग अभी तक शिफ्ट कराए जा चुके हैं। लगभग हिंडन का जलस्तर बढ़ने से स्थिति कैसी है और आप देखेंगे लोग अब यहाँ से अपना जो सामान है वो लेकर निकल रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कमर तक पानी है, लिहाजा लोग अब यहाँ से शिफ्ट करना शुरू कर रहे हैं। घरों में पानी घुस चुका है और जो पीछे के मकान आप देख पा रहे हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पे लोग शिफ्ट कर चुके हैं और लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, उसी लिहाज से लोग अब यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। आप तस्वीरें देखेंगे यहाँ पर कि एक तरफ बीच में हिंडन नदी है, दूसरी तरफ बहलोलपुर है और एक जहां हम मौजूद हैं ये तिगड़ी का हिस्सा कहलाता है। लिहाजा यहां पर जलस्तर और जलबहाव दोनों तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी के चलते लोग यहां से शिफ्ट कर रहे हैं।
फिलहाल आप देखेंगे कि लगातार जिस तरीके से हिंडन का जलस्तर बढ़ा, उसके बाद से लगातार जो नोएडा के 6 से 7 गांव हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित है, उनमें से ये 2 गांव हैं जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। एक गांव तिगड़ी है और दूसरा बेलोलपुर है। घरों में पानी घुस गया है, लिहाजा लोग जो है अब यहां से अपना सामान लेके शिफ्ट कर रहे हैं। और इन्हीं खबरों के साथ खबर दमदार में आज के लिए फिलहाल इतना ही, और आगे बढ़ते हैं और अब देखेंगे उत्तराखंड की खबरें, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं अब तक की हेडलाइंस।